हेलो फ्रेंड्स, जो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं आपका एसएससी जीए के लिए, तो उसमें हम 2007 का जो पेपर देख रहे हैं उसका नॉन टेक पोर्शन हमने देख लिया था। तो आज हम देखते हैं इसका टेक्निकल पोर्शन देखेंगे। तो देखेंगे हम इसमें 100 क्वेश्चन थे 2007 में, जो पैटर्न रहता था 100 क्वेश्चन का रहता था, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक रहते थे और 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहते थे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे, लेकिन आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन आज देखने वाले हैं हम 26 से और 100 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फॉर द इसमें क्या पूछा गया है, फॉर द सर्किट शो द वोल्टेज V1 विल बी। तो वोल्टेज V1 आपका दिया गया, आपका V1 अगर इसको मान ले जाए और V2 इसको मान ले जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें नोडल एनालिसिस लगाएंगे। आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल में नोडल एनालिसिस जो भी आपका किरचॉफ का आपका जो फर्स्ट लॉ है आपका, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो इनकमिंग इसको I1 मान लिया जाए, इसको I2 आउटगोइंग लगा दिया जाए, और यहाँ पे इनकमिंग। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आउटगोइंग लगा दिया जाए। ठीक है, इस तरह से हम निकाल दिया जाए इसका, तो इसमें इक्वेशन बनेगी यहाँ पे V1 और V2 यहाँ पे लेके। तो नोडल एनालिसिस A1, नोड ए पर जो आपका क्या होगा, इनकमिंग जो आपके 10 वोल्ट है। ठीक है, और जो आपका क्या बता रखा है इस चीज़ से इसमें लगाया जाए, तो इनकमिंग क्या है आपका V1 है आपका, जैसे आपका 10 एम्पेयर आपका क्या है इनकमिंग है। आउटगोइंग कमिंग कौन सा है आपका V1 बाई आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 ओम आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका V1 माइनस आपका V2 आप बाई 2। इसको सॉल्व करके जो आपकी इक्वेशन आएगी फ्रेंड्स, वो इक्वेशन आपकी ये आएगी, आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो आपने यहाँ पे है 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 20। इस तरह से आपका नोडल जो आपको 2 है यहाँ पे V2 पे, इसी पे आपका इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग लगाएंगे आप, तो नोडल पी पे आपका कौन सा इक्वेशन ये 2 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर आपका V1 और V2 आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया था। हमें ये कोशिश रहेगी कि आप थोड़ा एनालिसिस कर सको कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे थे और किस टाइप से आप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं आपका। देखिए क्या पूछा गया है इसमें, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल टू 100 प्लस 25 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 10 साइन 5 ओमेगा टी विल बी। ठीक है, वोल्टेज का प्रभावी मान, इफेक्टिव मान बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है आपकी क्या होती है, आपको V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, साइन ओमेगा टी होती है, पर लेकिन इसमें 100 पहले दे, इसलिए आपको DC जो आपका वैल्यू होती है वो होता है। तो ठीक है, इस इफेक्टिव मान जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है VRMS। VRMS आपको पता होगा, RMS क्या होता है आपका रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का GPM आप रूट हुआ, वहाँ से आपका ये RMS का आपको फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका इफेक्टिव मान देखने क्या होता है, जो अंडर जो वोल्टेज जो आपका DC कंटेंट होता है उसको क्या सिंपल सा स्क्वायर होता है। जो ये आपका वी एम दे रखा है आपको 25, तो ये आपका VM की वैल्यू, इसमें हमें RMS की फॉर्म में निकालना है। तो RMS की फॉर्म में आपका VM बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। तो इस हिसाब से हम जो वोल्टेज निकलेगी वो वोल्टेज लगभग 101.8 निकलेगी, जो आपका क्या ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 328 देखते हैं। देखो बोला गया है V दे रखा है, I दे रखा है, वाटमापी द्वारा शक्ति पूछी गई है। ठीक है, तो एक पावर P इक्वल क्या होता है √3 VI cos थीटा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपका V दे रखा है, I दे रखा है, और पावर पूछ रखी है cos थीटा मतलब ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते हैं हम, जैसे V, जैसे आपका अगर वोल्टेज यहाँ पे निकाल, करंट अगर लैग या लीड लीड लिखा जाए तो कहते हैं यहाँ पे +30 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 जो आपको होगा cos 30 इक्वल क्या होता है आपका √3/2। तो ये आपका उसमें सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका क्वेश्चन, देखिए यही है आपका P इक्वल VM IM cos थीटा। ठीक है, अगर P एवरेज की जो VM था 100 का √2, ये RMS वैल्यू निकालने के लिए आपका VM की जो होता है उसके अपॉन में आपका √2 के साथ अगर डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इसे करंट के साथ आपका डिवाइड करना पड़ता है। cos 30 का मान आपका √3/2, इससे जो निकलेगा आपका 433.012 आपका वाट निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं 29 देखते हैं, जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर अल्टरनेटिव जनरली यूज टू डिटरमाइन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता है कि लोड लेने पर आपका वोल्टेज में कितना ड्रॉप हो रहा है, उसके वोल्टेज रेगुलेशन से आपको निकालते हैं। ठीक है, 3 मेथड होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन आपका, सिंक्रोनस इम्पीडेंस या EMF मेथड बोलते हैं, दूसरा होता है आर्मेचर टर्न्स या MMF मेथड होता है, जो बेस्ट मेथड बोला जाता है आपका। ठीक है, MMF। ठीक है, और जीरो पावर फैक्टर आपका पॉइंटर मेथड आपका बोला जाता है। ठीक है, किसी प्रवर्तक के लिए शून्य पावर फैक्टर विधि का प्रयोग समांतर प्रतिरोध का बोर्ड नियम, जैसे बोर्ड परसेंटेज आपका रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है E0 - V/V × 100। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप आपको देखो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन 2007 से मैंने एनालिसिस किया है, 2007 से जो 20 तक आपका जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे ये इसमें एग्ज़ाम में जो आपका 2007 का एग्ज़ाम था उसमें मैंने देखा है कि पहले क्या होता था, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंबाइंड पेपर बनता था। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि जैसे 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं, तो उसमें लगभग आपके 20 to 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका प्योर जो आपका मैकेनिकल के क्वेश्चन है वो भी डाले गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो कंबाइंड पेपर बनता था आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, तो आपको आगे देखने के लिए आपको प्योर मैकेनिकल के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जो अब पैटर्न बदल चुका है क्योंकि 2007 से 2020 13 साल में पैटर्न बदला है। अब मैकेनिकल का अब सेपरेट आता है, तो अब वो मैकेनिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आते। तो आगे जो भी क्वेश्चन होंगे आपके देखने को मिल सकते हैं। To alternate A and B sharing the inductive load equally, what will happen when the excitation of A is increased? ठीक है, तो क्या बोला गया कि दो अल्टरनेट है, किसी आपका पैरेलल आपके क्या कर रहे हैं, आपको लोड को आप शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब एक्साइटेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका करंट ए विल वाई क्या होगा, करंट डिलीवर ए वाई विल इंक्रीज एंड बी विल बी डिक्रीज, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल यही होगा। जो अल्टरनेटर होते हैं दोनों अल्टरनेटर ए एंड बी, ठीक है, इंडक्टिव लो को जब भी समान मूव करते हैं तो ए की जब आपका एक्साइटेशन आपका बढ़ा देते हैं तो ए द्वारा क्या होता है, करंट बढ़ा दी जाती है, अब बी की घट दी जाती है। साथ क्या होता है, ए का जो आपका पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर क्या हो जाता है आपका घट जाता है, और जो आपका पी का पावर फैक्टर क्या होता है आपका बढ़ जाता है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना बस। देखते हैं 31 देखते हैं, द परसेंटेज स्लिप इन केस ऑफ सिंक्रोनस बर्थ। आपको परसेंट स्लिप का आपको पता होगा, एन एस माइनस एन आर बाई आपका जो 100 सॉरी एन एस इंटू 100, यह आपका किसका होता है, आपका स्लिप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखा जाए इसमें देखो आपको पता है सिंक्रोनस जो स्पीड होती, जो सिंक्रोनस आपकी मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है आपकी, जो आपकी कांस्टेंट स्पीड होती है। अब जो कांस्टेंट स्पीड होती है इसमें क्या होगा, स्लिप का मान आपका जीरो होता है, क्योंकि एन एस माइनस एन आर, ठीक है। जब एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगा तो एन एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला दे रखा है एस एन एस माइनस एन आर अपॉन एस, ठीक, इस हिसाब से आपका 0% आपका क्या होता है, आपका स्लिप होती है, ठीक है। देखते हैं 32 क्वेश्चन में देखते हैं, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, ठीक है। तो टॉर्क एंगल क्या किया जाता है आपका, एंगल ऑफ स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल के बीच जो भी एंगल बनता है आपका, सिंपल से याद रखना सीधा, एंगल ऑफ स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल के बीच जो भी एंगल बनता है आपका क्या कहलाता है, आपका टॉर्क एंगल आपका कहलाता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तुल्यकारी मोटर का बल आघूर्ण कोण घूर्णी स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोलों के बीच होता है, ठीक है। देखें विच ऑफ फॉलोइंग प्रीफर्ड आर एम एफ फोर पोल इंडक्शन मोटर, ठीक है। 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपको कौन सा दिया जाता है, तो सिंपल एन एस का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, 120 एफ ऑफ 1 पी, ठीक है। एफ ऑफ 1 क्या होता है, पी होता है। तो इस हिसाब से निकल जाए कौन सा होगा, आपको 1500 RPM आ रही है, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए इंडक्शन मोटर में आपकी जो मैक्सिमम स्लिप होती है 1 से 3% के बीच आप लेते हैं, अगर 1 से 3% आपको घटा दिया जाए तो 1500 का 97% निकालेंगे तो क्या 1400 आपका 85 के करीबन आएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या ए में आपका दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 पोल उसने पहले ही बोल दिया है। 4 पोल से सिंपल से आप 1500 निकाल दीजिए, वो उसका जो भी स्लिप कम करके आपका 1485 करीबन आ जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क इन आ 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन, ठीक है। तो इस स्क्वायर और सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, इंट्रोडक्शन इंडक्टिव इंडक्शन ऑल ऑफ दीज एबव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका देखते हैं आपका इनका क्या देखा है, हाँ बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर अधिकतम लागुण निर्भर करता है, आपका जो फॉर्मूला होता है टी मैक्स का ये होता है 3/2π/NS, ठीक है। ई क्या है, ई एम एफ है आपका, ठीक है, एक्स, ठीक है, R2X, इसमें देखा जाए तो प्रोपोर्शनल होता है NS 120/1 पी वाला फॉर्मूला है, तो टी डायरेक्ट बोल कितना होता है आपका वी स्क्वायर होता है। इस हिसाब से क्या होता पड़ता है, बोल्ट होता है क्या है, जो सप्लाई आपकी बोल्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और रोटर जो आपका रिएक्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखते हैं, फुल लोड करंट 3 फेज 440 वोल्ट्स 20 हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर विल बी क्लोजर टू, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, सिंपल से आपका पावर फॉर्मूला आपको पता होगा, पावर फॉर्मूला के √3 VI cos थीटा। इसी तरह से आपका इसमें अगर करंट निकाल दिया जाए तो ये अपॉन में आ जाएगा पी के, तो भी √3 आपका V cos थीटा आ जाएगा। तो हॉर्स पावर में तो इसमें वाट में चेंज करने के 746 से आपको इन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 440 आपका बोल्ट दे रखा है, 0 पे आपका बोल्ट, इस हिसाब से जो आई निकल के आएगी 25 आपकी एम्पियर निकल के आएगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर
36 देखेंगे, हाउ मैनी डिफरेंट स्पीड्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन कास्केट कंट्रोल ऑफ टू इंडक्शन। आपको पता है दो कास्केट जो आपका कनेक्शन होते हैं, दो मोटर के आपका ऐसे कनेक्टेड आपका करके जो आपके शाफ्ट होते हैं उनको कनेक्ट करके आप स्पीड कंट्रोल की जाती है। तो इसमें आपकी कौन सी आपकी 4 विधियाँ होती है, जिसमें आपका जो फॉर्मूला होते हैं इसमें फर्स्ट देखा जाए ये वाला होता है 120 F1 P1 प्लस P2, ठीक है। एक बार इसमें माइनस आ जाता है, इसमें सिंपल एक बार इसमें सिंपल P1 आ जाएगा, एक बार सिंपल आपका P2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका 4 कंडीशन आपकी जो बनती है कास्केट कम, ये आप सीधा वन लाइनर क्वेश्चन में भी आता है कभी कभी कि ये कास्केट कंडक्शन का कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। A universal motor can be operated on the 220-volt DC as well 220-volt single-phase AC. Which of the following bit will be the same in the two case? जब आप क्या करते हैं, आपको पता है जो आपका यूनिवर्सल जो की मोटर होती है, किसमें आपका जैसे जो मिक्सी वगैरह होती है आपके घर में, ठीक है, किचन में, तो उसमें क्या होता है आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, जिसमें क्या होता है आपका सिंगल फेस एंड जो आपकी सिंगल फेस आपके जो सिंगल फेस आपके जो घर में आती है, ठीक है, सिंगल फेस जो AC रहती है। और अगर DC में अगर सेम वोल्टेज आपका जैसे माना जाए 220 वोल्ट है, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाए तो इनकी स्पीड क्या होगी आपकी सेम होगी, कोई भी आपका ये कांस्टेंट स्पीड मानी जाती है। ये सीरीज़ आपका सीरीज़ मोटर की तरह इसकी तरह आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, ठीक है। तो क्या बोलेगा इसमें सेकंड, ठीक है, इसमें क्या बोलेगा इसमें यहाँ होगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा इसमें, क्या बोला है, प्रसारण गति और निर्गम गति, ठीक है। यूनिवर्सल स्पीड आपके पावर आउटपुट जो क्या होता है, मैंने अब जो बताया था आपका, अगर आप सिंगल फेस लो या आपका सिर्फ DC लो, इसमें क्या होता है आपका दोनों में आपका ऑपरेटिंग स्पीड होगी, आप स्पीड आपकी स्पीड होगी जो आपकी वो दोनों ही सेम होगी, ठीक है। और जो आउटपुट पावर होगी, जैसे हमारा बताया इसमें 700 वाट की आपकी पावर है, ठीक है। तो इसमें सेम दोनों सिंगल फेस और DC में भी और AC में भी आपकी सेम वोल्टेज पे सेम आउटपुट यहाँ पे देगा, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो जो मैंने बताया उसी का दे रखा है। इनमें मोटर सिंगल फेस AC और DC दोनों पर समान आउटपुट जो आपके देंगे, ठीक है, समान गति करेंगे, ठीक है। ये 1/3 जो हॉर्स पावर शक्ति के रूप में बोली जाती है, जो सिंगल फेस आपकी मिक्स वगैरह होती हैं, सिर्फ वो मोटर होने के कारण या उच्च प्रवर्तन वाला गुण तथा परिवर्तनीय गति अभिलक्षण गति होती है। शून्य लोड पर यह खतरनाक उच्च गति लेकिन कभी भी आपको पता हो जब मिक्स वगैरह है, जो आपके पता है कि आपकी जो मिक्स वगैरह है कि आपके नो लोड, जबकि नो लोड पे आपका ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। इसका कारण ये होता है कि आपको पता है जो मिक्सी वगैरह क्या होती है उसमें सीरीज मोटर लगी होती है, DC सीरीज मोटर। DC मोटर आपका जो नो लोड में होती है कि आपको मैक्स स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है, जिसके कारण वो आपकी क्षतिग्रस्त हो सकती है, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं आपकी स्पीड इस तरह से आपका उसमें स्पीड टू आपका नो लोड टू आपका जो ग्राफ बनता है उसमें कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखते हैं, ट्रांसफार्मर हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड एट फुल लोड व्हेन आयरन लॉस आर 800 वाट्स, कॉपर लॉस एट हाफ लोड विल बी, ठीक है। आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, अब जब कॉपर लॉस आपका क्या होता है आपका कॉपर लॉस आपका आयरन लॉस के आपका बराबर होता है, ठीक है। तो कॉपर लॉस इसमें क्या दे रखा है आपका आयरन लॉस दे रखा है 800, तो कॉपर लॉस भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या होगा इस टाइम पे 800 वाट ही होगा, ठीक है। तो कॉपर से हाफ लोड में क्या हो जाएगा, जब हाफ लोड का भी होगा तो N² फुल लोड का जो आपके जितना भी लॉसेज हो रहे हैं उतने उस ऐसा फॉर्मूला होता है। N = क्या हो गया आपका हाफ हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर इंटू 800, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/4, तो 1/4 इंटू 800, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 दूना 8 200 वाट। 200 वाट कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें भी वही इसमें दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक मानक प्रेषक बोर्डता नहीं है, मतलब नॉट अ सुटेबल। आपको 33 के भी आपने देखा होगा, 66 भी देखा होगा, 220 देखा भी आप 99 आपका नहीं देखा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर C गलत हो जाएगा, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 0.95 के अलोड पावर फैक्टर ऑफ 0.95 लैगिंग इम्पल्स रिएक्टिव पावर डिमांड्स विल बी, ठीक है। आपको पता होगा रिएक्टिव पावर आपको जो भी होता है आपकी जब का जैसे कॉस थीटा होता है आपका क्या होता है VI कॉस थीटा अपॉन क्या होता है VI होता है। जैसे ये एक्टिव पावर बोली जाती है, ये आपकी क्या हो जाती है एक बोली एक्टिव पावर बोली जाती है, अपरेंट पावर बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इसमें फॉर्मूला चाहिए KVR मतलब VI sin थीटा, जिसमें क्या इंडक्टिव के लिए आपका क्या होता है इंडक्टिवली बिहेवियर होता है किलोवाट आवर की जो प्योर पावर बोलते हैं एक्टिव पावर बोलते हैं, सब इसको बोलते हैं VI cos थीटा। इनका रेशियो लेके आपका इसमें 0.32 के साथ आपका क्या होगा प्रतिशत आपकी 0.3 आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। सिंपल से आपको पता है ये cos थीटा आपको फॉर्मूला पता होगा आपका क्या होता है sin² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आपका कहीं भी आपका जैसे आपका अगर रिएक्टिव पावर पावर फैक्टर दे रखा है आपका साइन में, तो कॉस निकाल सकते हो आप एक्टिव पावर का। अगर एक्टिव पावर का कॉस थीटा पावर फैक्टर दे रखा है तो आप इससे की फॉर्मूले से आपका साइन थीटा निकाल सकते हो आपका रिएक्टिव पावर का। इस हिसाब से देख सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस एसेंशियली नीड्स डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट आपका वेल्डिंग में मतलब ये बोला गया है कि डीसी करंट आपका किस में नीडेड होती है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है। देखिए वेल्डिंग में आप एसी या डीसी दोनों से कर सकते हैं, हीटिंग में भी आपका एसी डीसी दोनों से कर सकते हो। इसमें बोला गया है सिर्फ आप डीसी के अलावा कुछ और यूज ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन में भी आप एसी डीसी नहीं, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिक प्लगिंग हो इसमें चाह कर भी आप एसी का उपयोग नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको ओनली ऑन एंड डीसी का उपयोग करना पड़ता है। तो वही दे रखा है कि डीसी इसमें क्या होता है अलाउ लूँ पर, लेकिन इसमें क्या होता है आपका ओनली ऑन डीसी का उपयोग, एसी का उपयोग आप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है आपको पता होगा, आपका जो जिंक इत्यादि जो धातु होती है आप संचारण से बचाने के लिए आपका अन्य धातु के ऊपर आपका परत चलाई जाती है, उसके आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन। देखो स्पॉट वेल्डिंग का जब भी होता है आपका पावर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, लैगिंग में होता है, बहुत कम लैगिंग। तो 0.2 अब सॉरी लैगिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0.3 to 0.5 आपका लैगिंग। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग आपको पता होगा इस तरह से ये रहता है, यहाँ पे ये दो परतों के बीच में यहाँ पे ये दिखा रहेगा और बहुत ही हाई करंट इसमें दी जाती है। स्पॉट वेल्ड यहाँ पे दोनों को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, आप कहीं और क्वेश्चन में इनको डिटेल में देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। ठीक है, और इलेक्ट्रोड किसके होता है आपके टंगस्टन के बने होते हैं। आपका हीलियम वेल्डिंग जब भी की जाती है आपका टंगस्टन के आपके थोड़ा दिया गया है। हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इस विधि को टंगस्टन इलेक्ट्रोड कोई अकेले गैस हीलियम या आर्गन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। फिलिंग के तौर पर अलग से एक फिलर रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसी डीसी दोनों की सप्लाई के लिए आपका यूज़ इसमें पूछा जाता है कि कौन से उसमें यूज़ होता है, तो एसी एंड डीसी दोनों के लिए आपके सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायनोमीटर आपको एसी या डीसी दोनों के लिए आपका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसी एंड डीसी दोनों के लिए आपका डायनोमीटर। ठीक है, डायनोमीटर दे रखा है कि डायनोमीटर प्रकार के वाट मीटर होता है, एसी एंड डीसी दोनों पर वर्क करता है। ठीक है, डायनोमीटर चुमे ये आपका क्या होता है, इसमें ना हिस्टेरिस इनका मतलब हिस्टेरिस लॉट एडी करंट लॉट। ठीक है, ये इसमें लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होता है अगर यूनिफॉर्म आपका क्या होता है स्केल होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इंटीग्रेटिंग मतलब होता है कि जैसे जो आपको जितने भी खर्च करो आपका जोड़ता रहे। जैसे आपका घर में लगा हो मीटर, घर में लगा होता है तो एनर्जी मीटर क्या होता है, जैसे आपने जैसे एक दिन कर लिया, 2 दिन यूज़ कर लिया, 3 दिन, तो सब दिन का आपका जोड़ता रहता है आपका कितना एनर्जी यूनिट आपका खपत हो रही है। इस हिसाब से पूरे महीने में आपका लास्ट में आपका कितना किलोवाट आपने कंज्यूम किया उस हिसाब से आपका बिल दिया जाता है। तो एनर्जी मीटर क्या होता है आपका इंटीग्रेटिंग का मतलब ये आपका क्या होता है आपका जो इंटीग्रेटिंग का मतलब ये आता है क्या होता है ऐड करना। ठीक है, डिफरेंशियल मतलब होता है आपका घटाना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। ये उसको देख रहे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसी ब्रिज इज परफॉर्म्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टिव हाई क्यू फैक्टर। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे इंडक्टिवली आपका अगर इंडक्टेंस अगर पूछा जाए वो भी हाई का, तो सिंपल से हाई एच से स्टार्ट हो रहा है और एच हे ब्रिज आपका हाई इंडक्टिव के लिए यूज होता है। एच इसमें भी एच इसमें भी, इससे आप याद रख सकते हो। तो कौन सा आपका एच कहाँ पे, ऑप्शन ए पे आपका एच है हे ब्रिज, तो इसमें आप रख सकते हो कि हे ब्रिज। देखिए इसमें देख रखा है सॉरी फ्रेंड, हाई क्यू जो इसमें जो दे रखा है आपका कि हाई क्यू फैक्टर वाले पैमाने में कि क्या दे रखा है आपका हे से, तो हे ब्रिज का आपको उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कुंडली आपके आर फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 47 देखते हैं, 2 DC सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोड्यूस अ टॉर्क टी। नाउ इज द मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी। ठीक है, तो क्या हो जाए इसमें सिंपल सा अपने से ध्यान रखना अपना 40 हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो मोटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है आपके तो समान करंट होते हैं, लेकिन वोल्टेज जगह V/2 में आपका डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपको पैरेलल में पता होगा, आपको पैरेलल में क्या होता है आपको वोल्टेज आपकी सेम होती है हमेशा। ठीक है, इससे वोल्टेज आपका सेम होगा लेकिन करंट आपकी 1/I/2 हो जाएगी। ठीक है, सब देखा जाए जो आपको पता होगा जो टॉर्क होता है क्या होता है आपका टॉर्क इक्वल टू डायरेक्ट परसेंट 5IA हो जाता है। ठीक है, तो ये डीसी मोटर के लिए क्या हो जाता है TA डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है IA²। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि डीसी मोटर को डीसी सीरीज मोटर को कभी आपको क्या नहीं है आपका नो लोड पे कभी भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसमें पूरा आप देख सकते ये टॉर्क होता है आपका टॉर्क A1 होता है जो आपका टॉर्क A2 होता है जो
I1 एंड I2 का जो होल स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, इस हिसाब से इसमें रखा जाए पूरा इक्वेशन में, तो जो टॉट A2 निकल के आ जाता है आपका 40 निकल के आता है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन आप इसमें देख सकते हो। देखते हो क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं, विच मोटर हैज़ द पोरेस्ट स्पीड कंट्रोल, ठीक है। पोरेस्ट स्पीड कंट्रोल आपको इसमें देखा जाता है आपका डिफरेंस कंपाउंड मोटर, कॉमुलेटिव और कंपाउंड मोटर आप देखते हैं। इसके बाद कौन सा है, कॉमुलेटिव के बाद देखते हैं आपको कौन सा इसमें दे रखा है, शंट मोटर दे रखा है, सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर का सबसे खराब गति नियंत्रण हो, क्यों, क्योंकि सीरीज मोटर को आप कभी लोड नो लोड पे चलाते हो तो बहुत हाई स्पीड इसमें आ जाती है, जिसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी कनेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं 49, देखते हैं विच डीसी मोटर इज जनरली प्रीफर्ड फॉर क्रिएशन हॉस्ट। आपको पता है क्रेन हॉस्ट के लिए आपका हाई टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क जिसका बहुत अच्छा हो, तो सीरीज मोटर से अच्छा कोई किसी का भी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, तो आपका इससे सीरीज मोटर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसमें देखा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। क्रेन और हाइस्टों के लिए सामान्यतः डीसी सीरीज मोटर को पसंद किया जाता है। इन क्रेन तथा हाइस्ट के प्रारंभ में बलागुण की आवश्यकता होती है, सीरीज मोटर का बलागुण उच्च होता है, ठीक है। हाई टॉर्क की स्टार्टिंग वजह से पता है आपका क्रेन कोई सामान उठाता है तो पहले वो लॉक कर देता है उसको, उसमें चेन लगा के उसके बाद उठाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही उसे हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो यूनिट और ल्यूमिनम फ्लक्स आपको पता होगा, ल्यूमेन इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमिनम फ्लक्स क्या यूनिट क्या हो जाए आपकी, ल्यूमेन हो जाती है, ठीक है। देखो कि किसी जो प्रति सेकंड जो ल्यूमिनस है उसमें आपको क्या प्रकाश उत्पन्न होती है, आपको क्या ज्योति फ्लक्स आपका ल्यूमिनम फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। देखिए कि अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस प्रीफर्ड, ठीक है। दिस मस्ट फॉर डायरेक्ट फार्मूला आपका इसमें देख सकते हो, आई सीधा आता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, कि कॉस थीटा, में से याद रखना कॉस थीटा के आपके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आपको जो फार्मूला दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको देख सकते हो उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इफ़ द फॉल्ट करंट ऑफ 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट माफ़ कर देना फ्रेंड्स, ये हमेशा आता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई, प्लग सेटिंग PSM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल सा बात आपके इसमें एक ट्रिक है, सिंपल से ही ट्रिक है, जब भी आप क्वेश्चन तो देखना चाहिए, एक सेकेंड देखते हैं। इसमें जैसे जैसे कभी बात है तो इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे जो ऊपर क्या भी फॉल्ट करंट है तो फॉल्ट करंट आप सीधा ऊपर लिख के दी जाए, ठीक है। अब 50% हो तो 0.5, ठीक है। आपका इनका रेशो निकल 8 45 से 80 इसका रेशो निकल जाए, और जो आपकी क्या है, जो सेकेंडरी आपकी क्या है, आपकी जो सेकेंडरी पे आपका जो कन्वर्टर होकर आ रही है उसमें करंट, बस इसको लगा दिया जाए, आपको और रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2000 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2000 कितना, 2000 अपॉन ये 2.5 आ जाएगा और 80। तो इसमें आपका सॉल्व किया जाए तो 8 2 16, 8 2 16 4, 8 को 8 5 चलिए इस तरह से निकाल जाते हैं आपका अलग अलग, लगभग आपका कितना आ रहा है आपका, यार होगा, ये आ रहा होगा आपको फ्रेंड्स, ये आ रहा होगा आपका, ये इसमें देखा जाए तो इस क्वेश्चन है आपका लगभग 10 MB का आपका करीबन आ रहा है, ठीक है। ये मैंने इस पर यहाँ पे कर रखा है, सिंपल से आपको 2000 अपॉन में पॉइंट जो % दे रखा है और रेशियो 2, और इन दोनों का रेशियो को सॉल्व करके आ रहा है 310 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 53 में देखते हैं, इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HRC फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स इज यूज, द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट इन, ऑप्शन नंबर आके ये है। अब लो ओवरलोड आपका करंट से देखो क्या होता है जब HRC फ्यूज वगैरह होते हैं, और इसमें क्या होता है जब आपका लो ओवरलोड जो करंट होती है उसमें आपका यूज़ किया जाता है। यदि HRC फ्यूज और परिपथ वियोजन के संयोजन का उपयोग किया जाए तो परिपथ वियोजन निम्न अतिभार धारा के लिए काम करता है, मतलब लो करंट के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, असिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर यूज फॉर मैकेनिकल लोड हैज़, यांत्रिक भाग के लिए प्रयुक्त तुल्यकारी मोटर की तुलना में तुल्यकारी फेज अधोत्तर में क्या होता है आपका, स्मॉलर शाफ्ट एंड हाई स्पीड। देखो क्या होता है आपका, दो तरह से शाफ्ट होती हैं, एक होता है साइलेंट पोल होती है, ठीक है। आपके एक साइलेंट पोल होती है जिसमें उभरे हुए आपका क्या होता है, उभरे हुए पोल होते हैं, ठीक है। एक साइलेंट पोल होते हैं, एक सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। सिलेंडर टाइप में क्या होता है, हाई स्पीड के लिए हाई स्पीड के लिए आपका यूज़ किया जाता है। जैसे आपके साइलेंट पोल के साथ लो स्पीड के लिए आपका यूज़ किया जाए, जैसे साइलेंट पोल जैसे कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हाइड्रो वगैरह में आपका यूज़ होता है आपका साइलेंट पोल, ठीक है। सिलेंडर पोल आपका जैसे सिलेंडर कहाँ पे होता है आपका थर्मल में यूज़ होता है। तो यही दिया गया कि स्मॉलर शाफ्ट, जिसकी स्मॉलर शाफ्ट होते हैं हाई स्पीड किस्म होती है आपकी, मतलब इसका क्या है आपका सिलेंडर टाइप, इसका क्या है आपका शाफ्ट है, ठीक है। और हाई स्पीड के लिए इसमें आपका थर्मल में आपका यूज़ किया जाता है। तो सिंपल से ये दे रखा है कि यांत्रिक भाग के प्रयुक्त थोड़ी काफ़ी संशोधित छोटा शाफ्ट और तेज़ गति के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर दे रखा है 100 वोल्ट आप कन्वर्ट कर रहा है 10 वोल्ट में, और 50 VA ट्रांसफार्मर को आपका क्या दे रखा है आपका 100 वोल्ट 110 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज किया गया है। तो रेटिंग बस पूछी गई है अपनी, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसमें देखेंगे आप, पहले तो ऐसा था इसका ये इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग 110 वो आपको वोल्टेज दे रहे हैं, इस हिसाब से आपको पता होगा जो रेशियो होता है जो I1/I2, ठीक है, I1/I2 आपको पता होगा, V2/V1। इस यहाँ से अगर करंट निकाल दिया जाए तो आपकी V1 और V2 निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। आपका 0.5 एम्पियर है, 5 एम्पियर। लेकिन इसको जब ऑटो ट्रांसफार्मर में पता है आपका दो आपकी एक ही सिंगल वाइंडिंग में ही आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 100 वाट देखिए 5.5 एम्पियर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 यहाँ जाएगा और 0.5 यहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेटिंग क्या होगा, आप कहीं से भी आएगा तो 110 से साथ आप 5 मल्टीप्लाई कर लो, 100 के साथ 5.5 कर लो तो 550 आपका वोल्ट एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की आपकी रेटिंग आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह। इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, आपका जब स्लिप होती है आपकी जीरो से पीछे चली जाती है तो इसमें क्या है, आपका ये इंडक्शन जो मोटर होती है, एक इंडक्शन आपके जनरेटर की तरह वर्क करती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देर है कि इंडक्शन जो मोटर होती है जीरो से एक के बीच आपका इसका स्लिप होता है, ठीक है। इंडक्शन जो आपका जनरेटर होता है आपका इसकी एक से कम के बीच होता है, मतलब जीरो से नीचे के बीच में होता है, माइनस में, ठीक है। और जो आपका इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग होता है -1 से आपका केस में होता है आपका 2 के बीच होता है, ठीक है। मैंने देखते हैं क्वेश्चन नंबर। माहौर रिले नॉर्मली ऑपरेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, माहौर रिले आपको कहाँ लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए होता है, ठीक है। इम्पीडेंस रिले कहाँ होता है आपकी, जैसे इम्पीडेंस आपके किस मीडियम के लिए आपको यूज़ होता है, इसकी तरह आपका रिएक्टेंस रिले, आपका रिएक्टेंस रिले का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए आपका इसी का जो एक भाग है तीसरे नंबर का माहौर रिले आपका कौन सा होता है, आपका लॉन्ग। आपको मीडियम के लिए पूछा जाए तो मीडियम के लिए आपका क्या हो जाता है, इम्पीडेंस हो जाएगा, इम्पीडेंस रिले। और शॉर्ट के लिए कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट के लिए आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका इम्पीडेंस, सॉरी उस इम्पीडेंस से पहले आपका रिएक्टेंस रिले आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे देखते हैं आपका। तो इसमें देखा गया है कि लाइट रजिस्टर यूजुअली लोकेटेड नियर, तो लाइट रजिस्टर किसके नियर होता है आपका, हमेशा पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन, ये आप ट्रांसफार्मर की आपका बगल में लगा रहता है, ठीक है। चलिए चला आपका अक्सर ट्रांसफार्मर क्या ये मिसप्रिंट हो रखा था, ये आप छोड़ दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे देखते हैं। फॉर ट्रैकिंग वर्किंग विच मोटर इज प्रीफर, ट्रैकिंग वर्किंग के लिए आपका डीसी सीरीज मोटर, बिल्कुल आपको जो ट्रैकिंग मतलब जो आपकी रेलवे वगैरह चलती है आपके ट्रैकिंग में आपका डीसी सीरीज मोटर लगाने का आपका मैंने पहले बता चुका है, जो हाई टॉर्क आपका इसमें होता है जिसके कारण आपको डीसी सीरीज मोटर आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच मोटर हैज़ वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल, ठीक है। तो वैरायटी इसमें देखने को मिलती है आपकी जो डीसी करंट मोटर होती है बहुत सारी वैरायटी मिलती है इसमें भी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देख ले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की सबसे अधिक प्रकार की विधियाँ होती हैं, प्रमुख विधि आपका फ्लक्स कंट्रोल होता है, ठीक है। फ्लक्स कंट्रोल हो गया, एक आर्मेचर या रियोस्टेटिक नियंत्रण हो गया, आपका वोल्टेज कंट्रोल हो गया, सबसे बेस्ट आपका वोल्टेज कंट्रोल माना जाता है इसमें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैम्प गिव हाई ल्यूमेन पर वॉट, तो आपका सोडियम वेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इनका क्या दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सोडियम वेपर आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो पहले, अब तो खैर एलईडी आ गई है, लेकिन पहले देखा होगा जो पीले कलर की आपकी लाइट होती है उस समय सोडियम वेपर ही होती है। तो विद्युत विश्लेषण लैंपों में परिवर्तित सबसे अधिक ल्यूमन सोडियम वाष्प लैंप होता है, जिसमें क्या होता है प्रकाश के रूप में उच्चतम ल्यूमन दक्षता होती है, ठीक है। वाष्प एक नारंगी पीला जो आपका नारंगी पीला कलर आपका देता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। द फंक्शन ऑफ चौक इन फ्लूसेंट ट्यूब, देख फ्लूसेंट में आपका जो चौक लगी होती है वो क्या करता है, ठीक है। तो क्या इनिशिएट द आर्क, इनिशिएट आर्क मतलब स्टार्ट, इनिशिएट का मतलब होता है आपका स्टार्ट करना, ठीक है। आर्क को स्टार्ट करना, स्टेबलाइजर मतलब उस स्थिर रखना, ठीक है। तो प्रत्येक ट्यूब में परिवर्तित एक चौक का काम करता है, आपने देखो चौक खराब हो गई इस तरह से बोला जाता है। तो क्या करता है आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको टेम्परेचर देने का काम करता है, फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की धारा, जिससे जो आपकी करंट है वो कॉन्स्टेंट आपकी चलती रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इल्यूमिनेशन इन लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। तो आपका स्मॉल टर्बो जो आपका रेलवे के अंदर जो आपके लाइटिंग के लिए कौन सा है, जो विद्युत का आपका कहाँ से आते हैं, आपके छोटे छोटे जनरेटर लगे होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, स्मॉल टर्बो जनरेटर बोला जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया टर्बो जनरेटर लगे होते हैं, कितनी क्षमता की इसमें बनी भाप का कितना होता है आपका 1500 kN पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका इसमें होता है। देखो रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक, देखो जैसे यहाँ से 64 से मतलब 64 से लगा दो 100, लगभग आपका देखा जाए इसमें ज़्यादातर आपका टेम्परेचर एंड मैकेनिकल से आपका वो क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप बिल्कुल आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। आप ऐसा मत क्वेश्चन को ऐसे देख के मतलब ऐसा मत सोचना कि ये कौन सा क्या कैसा क्वेश्चन है। उस समय का पैटर्न ऐसा था कि मैकेनिकल प्लस जो आपका मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल का आपका दोनों ही पेपरों का आपका सेम क्वेश्चन पेपर आता था, इसलिए इनके अब तुम्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के कम और मैकेनिकल के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें, देखते हैं द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, वाई की दो विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात का मान 1.1, ऑप्शन नंबर डी 1 सिंपल सा आप याद रख सकते हो कि विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना होता है, 1.4 होने होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि ये डिटेल आप पढ़ सकते हो खुद ही। तो इसमें क्या देगा, CP/CV का रेशो निकाल के आपका 1.41 आपका आंसर आता है। ठीक है, ये मैकेनिकल पोर्सन है। तो इसमें भी देखो बोला गया किस नियत के तहत सभी आदर्श गैस, ये क्वेश्चन सर इलेक्ट्रिकल में तो बनता ही नहीं, अभी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उस टाइप से ऐसे क्वेश्चन बनते थे। किसी नियम के अनुसार सभी आदर्श गैसों के आयतन में तापमान हर 1 डिग्री के अंतर के लिए 0 डिग्री पर उनके मूल आयतन के 1/273 के बराबर परिवर्तन होता है जब दाब आपका स्थिर होती है। किसका नंबर ऐसे चार्ल्स का लॉ होगा शायद ये, आई थिंक। हाँ वही है, इसमें चार्ल्स का लॉ है। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, जब स्थिर दाब, जब आपकी क्या होता है, आपका प्रेशर होता है, आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको गैस अगर हीट दिया जाए तो गैस का क्या होता है, आयतन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, वी वॉल्यूम होता है। तो V/T क्या होगा, कांस्टेंट आपके लिया जाता है। V1 और V2 के आपका इस रखा जाए तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 आपका इस वजह से आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पॉइंट फंक्शन बोला जाता है उसमें। देखो फ्रेंड्स, ये पूरा मैकेनिकल का पोर्सन है पूरा, तो इसमें आप ज़्यादा घबराए मत, ये क्वेश्चन आप पूछे नहीं जाते हैं, इस हिसाब से इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसमें कथी निर्देशांक पदार्थों के गुणधर्म, दाब, घनत्व, पॉइंट फंक्शन हो जाए वो आपका पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखो, ये भी आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें देखें 67 थे, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू।